हेलो बच्चों, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 का कुछ पार्ट कर लिया था कंप्लीट। तो आज हम नेक्स्ट उसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दो या दो से अधिक आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके बच्चों, या हम इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं एन विविक्त आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ओके बच्चों, तो देखिए जिस प्रकार से हमने किन्हीं दो आवेशों की निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी और एक हमने तीन आवेशों की निकाय के लिए भी क्या की थी, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी। अगर बच्चों दो या तीन से अधिक आवेश हो अर्थात एन आवेश हो, तब उस स्थिति में हमें कैसे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखो हमारे पास ये थोड़ा सा आपको लिखना होगा। एन विविक्त आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय के सभी आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक लाने में किया जाता है। ओके बच्चों, यानी सभी आवेश प्रारंभ में कहाँ पर होंगे, अनंत पर होंगे। ठीक है बच्चों, देखो सभी आवेश प्रारंभ में इनफाइनाइट पर होंगे। मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Qn सारे आवेश कहाँ पर रहेंगे, प्रारंभ में अनंत पर। धीरे धीरे हम उनको किसी एक निश्चित बिंदु तक लेके आएंगे। ओके बच्चों, ऐसे धीरे धीरे लाएंगे तो इन सभी को लाने में जो वर्क डन है वही क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट आवेश को लेके आएंगे तो उसके लिए कोई वर्क डन, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज उसका अपोज करने वाला यहाँ पर कोई है नहीं, उसका कोई भी विरोध नहीं करेगा क्योंकि पहले से यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन जैसे ही Q1 यहाँ पर आ जाएगा तो फिर वो अब सबको आने का विरोध करेगा, Q2 को भी नहीं आने देगा, Q3 को, लेकिन हम उसको लाएंगे यहाँ पर, तो उसके अगेंस्ट या उसके विरोध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य क्या है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ओके, तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अब देखिएगा, जो निकाय के सभी आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक लाने में किया जाता है। माना Q1, Q2, Q3, Qn एन विविक्त आवेश हैं जिनकी स्थितियां क्रमशः R1, R2, R3, Rn, यानी वो इन स्थितियों पर उनको लाना है अपने को। प्रथम आवेश Q1 को स्थिति R1 तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, W1 बराबर 0, बिकॉज उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें उसका कोई विरोध नहीं करेगा। समीकरण नंबर 1 आ गया बच्चों। आगे देखिए, द्वितीय आवेश Q2 को स्थिति R2 तक लाने में किया गया कार्य। अब बच्चों जैसे ही द्वितीय आवेश को लेके आऊंगा तो प्रथम आवेश के कारण विभव आएगा, यानी Q1 के कारण विभव इंटू Q2। ये बताया था मैंने, W बराबर QV होता है, तो Q किसका विभव आएगा, जो फर्स्ट आवेश ना उसका, इंटू Q2। W2 इक्वल टू कितना हो गया, इसका विभव कितना होता है, KQ1 अपॉन R12। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, पहले Q1 था, Q1 का जो बिंदु P पर है, इसको A पॉइंट मान लो, इसको B, तो Q1 के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा यहाँ पे, ये तो अपना फील्ड जनरेट करेगा, उस फील्ड की वजह से यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा KQ1 अपॉन R12। ये डिस्टेंस R12 है, इंटू Q2 कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं अपन, Q2 को लेके आए हैं, कहाँ से, अनंत से। तो हमारे पास W2 की वैल्यू आ गई KQ1 Q2 अपॉन R12, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार तृतीय आवेश Q3 को स्थिति R3 तक लाने में किया गया कार्य बच्चों, W3 इज इक्वल टू Q1 व Q2 के कारण विभव इंटू Q3। इस बार हम Q3 को लेके आ रहे हैं, तो किस किस के कारण होगा विभव, Q1 और Q2 के कारण। वही है यहाँ तक, तो जो अपने तीन आवेशों का निकाय वाला किया था ना, वही है यहाँ तक, कोई चेंज नहीं है, देख लो। तो प्यारे बच्चों, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। यहाँ पर सबका पोटेंशियल रख दूंगा मैं, इसका कितना हुआ KQ1 अपॉन R13, इस Q2 के कारण KQ2 अपॉन R23। बाहर Q3 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है बच्चों ना, एक साथ ही। तो अब बच्चों कुल कार्य निकालो, W बराबर W1, W2, W3, यही होगा कुल कार्य। तो W बराबर W1 हमारे पास 0 आया था, W2 हमारे पास ये वाला, W3 ये टोटल का वर्क डन हमें मिला था। ओके बच्चों, अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए तो बच्चों फाइनली हमारे पास ये वाली टर्म आएगी, W इक्वल टू KQ1 Q2 R12, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। यदि n आवेश हो तो बच्चों क्या करना होगा, ये तो मान लो तीन आवेशों के लिए अपन ने काम किया, हम किसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, n आवेशों के लिए। तो n आवेश हो तो W बराबर 1/4πε0 सब में से कॉमन आएगा। देखो सब में से K क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इट मीन्स K का मान होता है 1/4πε0। यहाँ समीशन लगाया और सभी युग्म आ रहे हैं इसमें, आप देख पा रहे होंगे सभी युग्मों का मतलब है Q1 Q2 भी आ सकता है, Q2 Q1 भी आ सकता है यहाँ। अब ये इसका मतलब समझाऊंगा मैं, QI QJ
और आर आई जे। नीचे देखो आई और जे चलेगा और आई और जे, तो जैसे में आई सभी युग्म का मतलब है आई और जे के मान आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, W इक्वल टू इस 1/2 को अभी मैं समझाऊंगा आपको ना, ये 1/2 मैंने क्यों लगाया है। के समीशन आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1 क्यू आई क्यू जे आर आई जे, बट जे नॉट इक्वल टू के। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों समझिएगा, आई बराबर 1 और जे बराबर 1 आपने किया। देखो समीशन क्यू आई क्यू जे और आर आई जे। ठीक है बच्चों, और हमने लिखा है आई बराबर जे और जे बराबर 1 और आई नॉट इक्वल टू जे, ऐसा ही लिखा है बच्चों। देखो अगर मैं इसमें इसको ओपन करता हूँ, मान लीजिए Q1 Q2 किया मैंने, R12 आएगा। ठीक है, और अगर मैं एक बार I की जगह 2 रखूँ और J की जगह 1 रखूँ तो भी R21 आ जाएगा। डिस्टेंस तो R21 और R12 तो सेम ही रहती है परिमाण में तो। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं दो युग्म एक साथ आ रहे हैं, यानी Q1 Q2 भी आ रहा है, Q2 Q1, ये दोनों सेम ही तो है, इसमें कोई फर्क है क्या। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ Q1 Q2 और R12 कह सकते हो कि R12 और R21 सेम डिस्टेंस है। तो बच्चों ये 2 नहीं आना चाहिए था, इसलिए मुझे इस 2 को हटाना है। जब मेरे को इस 2 को हटाना है तो मैंने बार 1/2 मल्टीप्लाई में इसीलिए लगाया कि ये कट जाए इससे। ठीक है ना बच्चों, यानी हमें आवेशों की युग्म एक एक बार ही लेने हैं, 2 बार नहीं लेने। देखो आ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप यहाँ 1/2 नहीं लगाते हो बच्चों तो इट मीन्स आपके यहाँ पर सारे जो युग्म है वो इंक्लूड हो जाते हैं, सारे युग्म यहाँ पर आएंगे। तो हमें उन युग्मों की पुनरावृत्ति को हटाने के लिए हमें बाहर 1/2 का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। ये आपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा भी होगा बच्चों, ये टॉपिक आपके 12th क्लास का ही है। ओके, तो अब बात आपको समझ में आ गई कि मैंने 1/2 क्यों लगाया, बिकॉज आवेशों के युग्म 2 बार आ रहे हैं। अब देखिए बच्चों 1/2 के हमारे पास ऐसा कैसा एक्सप्रेशन आएगा, W इक्वल टू 1/2 के का मान मैंने रख दिया, ऐसा कैसा मैंने लिख दिया। तो बच्चों ये जो है ये फॉर्मूला n आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बातें। देखिए बच्चों ये जो चैप्टर है ना आपके 12th क्लास का है कंप्लीटली, सच बता रहा हूँ ना। अगर जिसको 12th क्लास का अच्छे से नॉलेज है वो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। विदुर वगैरह नहीं पढ़ेगा, आपने पढ़े है ना, तो फिर क्यों, है ना। फिर भी चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छे से नोट्स बनाइएगा बच्चों, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है ना। मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, इसलिए आप ऐसा नहीं कि नोट्स बनाइए नहीं। विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी बच्चों, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट रखे हुए हो तो आवेशों का ये युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। प्यारे बच्चों 2 आवेश लेने हैं, वो परिमाण में तो समान होंगे लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे, एक माइनस का होना चाहिए एक प्लस का होना चाहिए। परिमाण का मतलब इन दोनों का जब मोड़ लूँ तो प्लस का क्यू ही मिलेगा मुझे। तो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट दूरी पे, बहुत छोटी दूरी है इन दोनों के बीच की, डी जो डिस्टेंस है ना बच्चों ये बहुत कम है, मैंने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई है ये तो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप HCl का अणु ले सकते हैं। HCl क्या है, एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। कैसे, H यहाँ पे ले लिया या Cl यहाँ ले लो और H को इधर ले लो, तो Cl माइनस का चार्ज हो गया इस पे तो, और इस पे प्लस का चार्ज, तो एक द्विध्रुव की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ना। नेक्स्ट परिभाषा देखो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। प्यारे बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मीन्स कि कोई भी एक आवेश ले लो इनमें से, उनका इसका परिमाण यहाँ रखो, उनकी जो बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल कर देंगे अगर अपन, तो हमें क्या मिलेगा, द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर 12th में। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। प्यारे बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अब बच्चों हमारा ये पार्ट कंप्लीट, अब हम इसका डेरिवेशनल पार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले रहे हैं जहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस द्विध्रुव के कारण, ये जो द्विध्रुव दिख रहा है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी लेंथ कितनी है बीच की, 2a लंबाई मैंने मानी है बच्चों। 2a क्यों मानी मैंने, यहाँ पर d क्यों नहीं लिखा बच्चों, 2a मैंने इसलिए मानी है ताकि कैलकुलेशन में सरलता रहे। अगर मैं d मानता तो दोनों तरफ कितना लेता तुम, d/2 क्योंकि सेंटर है द्विध्रुव का, ये द्विध्रुव का केंद्र है, तो इधर भी d/2 आती है इधर भी d/2, तो मैंने 2 का गुणज मान लिया इसको 2a, जिससे क्या होगा इधर भी a हो जाएगी और इधर भी a हो जाएगी, ताकि कैलकुलेशन में सरलता रहेगी बच्चों। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पे स्थित किसी बिंदु P पर मुझे क्या चाहिए, विभव चाहिए। और वो जो बिंदु P है वो यहाँ द्विध्रुव के केंद्र से थीटा कोण बना रहा है, यानी किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे ले रहे हैं बच्चों। वो स्पेशल केसेस है, बाद में तुमने पढ़ा होगा कि द्विध्रुव के अक्ष पर निकालो, द्विध्रुव के निरक्ष पर निकालो, वो अलग है, वो थीटा का मान चेंज हो जाएगा। अगर आप निरक्ष पे निकालोगे तो ये जो आर है ना आपका ऐसे घूम जाएगा, पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा इसकी इस द्विध्रुव के, इसका मतलब 90 एंगल बना लेगा वो उस टाइम पे। और अगर एक्स पे जाओगे तो इस आर वाली डिस्टेंस को ऐसे नीचे ले आओगे ना, इसको ऐसे देखो, इसको, हाँ इसको देखो आप ऐसे लाओगे, यानी कि आपका थीटा देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी थीटा 0 हो जाएगा जब आप एक्स पे ले आओगे तो। ओके बच्चों, तो अब हम इसका डेरिवेशनल पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशनल पार्ट करते हैं। अभी बताते हैं ये परपेंडिकुलर क्यों डालने हैं। ठीक है, अभी बताते हैं। इसकी डिस्टेंस बच्चों माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r1 है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r2 है। ओके, ये डायग्राम समझ में आ गया तो सारा काम कर लेंगे आप। ये 12th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में। माना एक द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 2a। देखो बच्चों 2a मानने का मतलब समझ गए ना, कैलकुलेशन में सरलता के लिए आप d भी मान सकते हैं, आंसर वही आएगा। इस द्विध्रुव के केंद्र से किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। द्विध्रुव के केंद्र से किसी बिंदु P पर विभव की गणना करना चाहते हैं, तो विद्युत विभव की गणना हेतु द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी व थीटा कोण पर, द्विध्रुव के केंद्र से r तो दूरी है और ये थीटा कोण है, इसीलिए तो P के कोऑर्डिनेट देखो क्या हो गया, r थीटा। इनको बोलते हैं बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट, पोलर, यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक। ओके, अब देखिए बच्चों, अब अपन यहाँ पे इसकी गणना करते हैं। देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बच्चों विभव देखो एक क्या है, अदिश राशि है, और इसको बच्चों आपको डायरेक्टली विभव आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसकी कोई घटक करने की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत क्षेत्र होता तो उसके अंदर घटक वगैरह कर देते अपन, क्योंकि वो एक सदिश राशि है, उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना जरूरी है। विभव में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि विभव एक अदिश राशि, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, बताओ बच्चों। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है किसी भी बिंदु पे, वो होता है KQ/R, लेकिन माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस का चार्ज है, तो माइनस KQ/R। डिस्टेंस कितनी है, R1 है बिंदु P तक, यानी इस पॉइंट पे विभव देखना चाह रहे हैं इसका, तो कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगी माइनस KQ/R1। ये होता है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो कितना होगा, V2 = KQ/R2, क्योंकि देखो प्लस का है, डिस्टेंस कितनी है ये वाली, R2 है बिंदु P तक। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अतः बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, V = V1 + V2। इनको एड अप कर देंगे बच्चों, तो V = KQ/R1 + KQ/R2। यहाँ से सोल्व करो, KQ कॉमन ले लिया, 1/R2 - 1/R1। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम ज्यामिति से, ओके बच्चों, उसी ज्यामिति से अपन देखें तो AP देखो लगभग MP की इक्वल है ना। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो कि हमारे पास जो AP है बच्चों, वो लगभग, ये जो AP है वो लगभग MP की इक्वल है। ये मैंने इसको थोड़ा नीचे बढ़ाया बच्चों, देखो आपके पास दिख रहा है ये थीटा एंगल है, और इधर भी थीटा ही होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, कैंची कोण जिनको बोलते हैं, आमने सामने यानी बराबर होते हैं, ये वाले मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, इसको मैंने इतना बढ़ाया है और इसको A से परपेंडिकुलर डाला है, 90 का एंगल बन रहा है ना यहाँ पे। ये बच्चों क्यों कर रहे हैं इतना काम, ये कैलकुलेशन के लिए बस, इनका और कोई रीजन नहीं है, बाकी ताकि ये सोल्व हो जाए हमारे पास। क्योंकि अब हमारा यहाँ टारगेट है बच्चों R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करना और इस इक्वेशन में पुट करना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, कंप्लीट हो गया फिर काम। तो ज्यामिति से बच्चों AP को लगभग मैंने MP के इक्वल माना है। दैट मीन्स AP जो है वो क्या हो जाएगी, MP को 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं ना आप, OP + OM। देखो बच्चों OP + OM, यानी ये 2 भागों में इसको ब्रेक कर सकते हो आप, और प्लस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों AP = MP है ना, तो AP = OP + OM, 2 भागों में ब्रेक किया। अब त्रिभुज AOM से देखो बच्चों, है ना, त्रिभुज AOM में आप खुद देखना, मैं बार बार कॉपी को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। कोस थीटा लो वहाँ पर, तो कोस थीटा लोगे तो क्या आएगा, आधार बटे करण होता है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, आधार कौन सा हो जाएगा, OM बटा करण कितना हो गया, A। देख लो एक बार फिर से, ये पूरी 2a थी, हाफ कितनी हो गई A। ये एक त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो इसमें लगाओगे कोस थीटा, तो ये लंब हो गया और ये आधार, तो OM बटा A। इस पर इसमें भी लगाएंगे भी है ना अपन, तो ध्यान रखना, एक बार समझा रहा हूँ मैं, फिर फटाफट करेंगे। OM बटा A, तो OM बराबर कितना आ गया, A कोस थीटा।
इट मीन्स ओ एम की वैल्यू यहाँ रख लेंगे। ओ पी की वैल्यू कितनी है पहले से दी हुई है, ओ पी बराबर कितना है आर है, तो ये कितना हो जाएगा, और ए पी कितना है खुद R1, तो R1 बराबर कितना आ गया आर प्लस ए कोस थीटा। देखो बच्चों, तो हमारे पास ए पी इक्वल टू आ गया आर प्लस ए कोस थीटा। तो R1 AP की जगह R1 है, यानी AP बराबर R1 R प्लस ए कोस थीटा समीकरण से। इसी प्रकार बच्चों PB लगभग NP के इक्वल होगा, तो PB निकालो वहाँ पर, उसमें माइनस होगा, देख लो PB निकालोगे तो यानी PB लगभग होगा NP के, तो NP की वैल्यू क्या आएगी, देखो NP की वैल्यू आएगी बच्चों, इसमें देखो यहाँ पे N पॉइंट ध्यान रखे, तो NP इतना इतना ही तो है। NP जब निकालना होगा क्या करोगे, इस OP में से ON घटा लोगे, इस पूरी में से इतना था घटा दोगे तो NP बच जाएगा, तो OP माइनस ON, ठीक है, OP माइनस ON कर देंगे बच्चों, तो OP माइनस ON मैंने लिख दिया। OP की वैल्यू R है, ON का ON, अब ON की वैल्यू निकाल लो उसी त्रिभुज से, त्रिभुज ONB में लगाना है इस बार कोस थीटा ना, तो ON बटाए ON बराबर है कोस थीटा। आप समझते हो बच्चों, आप छोटी क्लास में तो हो नहीं, आराम से कर लो ये चीज़। समीकरण 6-7 का मान समीकरण 3 में पुट करो बच्चों, R1 का मान यहाँ रखो, R2 का यहाँ रखो, R1 R2 इनको सोल्व कराएंगे। देखो माइनस माइनस का R प्लस का R कैंसिल हो गए, ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस, तो ए कोस थीटा और ए कोस थीटा कितना हो गया 2 ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा R माइनस ए कोस थीटा। देखो बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 ए कोस थीटा। ओके बच्चों इफ R ग्रेटर देन ए है, जो आपके पास ये डाइपोल वाली डिस्टेंस थी बच्चों ए, इससे R बहुत दूर है, यानी कि R बहुत ज़्यादा है ए से, इट मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, R स्क्वायर ग्रेटर हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के, यानी कि ये जो टर्म आ रही है ना बच्चों ये वाली, ये क्या हो जाएगी इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ओके, तो आइए सोल्व करें आगे। के को मैंने ऐसे लिख लिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ बच्चों में, के फिर Q इंटू 2A, 2 को अंदर लिया है 2A के साथ, Q इंटू 2A और कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। नीचे देखे बच्चों V बराबर K, इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को मैंने P बोला है बच्चों, P कोस थीटा R स्क्वायर, जहाँ P क्या है Q इंटू 2A द्विध्रुव आघूर्ण, ये किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी, हमने 2A मानी है ना, ये तो वैसे कितना आता था Q इंटू D आता है, तो D की जगह मैंने 2A लिखा है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं P कह सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो बच्चों मैं इसको क्या कह सकता हूँ, यही तो है, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू आवेशों के बीच की दूरी, ये द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, जिसे P से व्यक्त करते हैं, तो मैंने P लिख दिया इस ब्रैकेट की जगह, कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये किसी भी बिंदु P पर द्विध्रुव के केंद्र से विभव आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अतः किसी बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, पढ़ा ना आपने, V बराबर KP अपॉन KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। तो वहाँ देखो आप V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उसी फॉर्मूले में ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई करा दूँ तो V इक्वल टू KPR कोस थीटा अपॉन R क्यूब, V इक्वल टू K। अब देखो जो PR कोस थीटा, मान लीजिए P और R के बीच का जो एंगल है कितना था हमारे पास, देखो यहाँ पर हमने वो डायग्राम आप देखना अपनी कॉपी में, ये थीटा है, ये हमारा P पॉइंट है, ये R है, ठीक है। यही है P और R के बीच का जो एंगल है बच्चों, देखो ये वाला एंगल अपने पास थीटा है पॉइंट P के लिए, ठीक है। P कौन सा है, P वो पॉइंट है, ये P इसकी बात कर रहा हूँ डाइपोल की, ये डाइपोल P है ना, P बराबर Q इंटू 2A, तो इस डाइपोल और इस R के मध्य का कोण देखो थीटा है। दैट मीन्स बच्चों मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, देखो P वेक्टर डॉट R वेक्टर, क्योंकि A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है AB कोस थीटा, तो P वेक्टर डॉट R वेक्टर क्या हो जाएगा PR कोस थीटा। नीचे बच्चों R क्यूब है, तो ये इसका सदिश रूप है, कैसा रूप है बच्चों, सदिश रूप। ओके, वी नो दैट डेल 1 अपॉन R माइनस R वेक्टर अपॉन R क्यूब, बच्चों हमने सोल्व किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर। तो आप इसमें देखो V इक्वल टू माइनस के P वेक्टर को ऐसे कैसे, R वेक्टर अपॉन R क्यूब की जगह क्या रख दो आप माइनस डेल 1 अपॉन R, तो माइनस P, बच्चों यहाँ डेल भी था, डेल 1 अपॉन R, ठीक है, डेल 1 अपॉन R। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ गया। केस फर्स्ट देखो बच्चों, इफ थीटा इक्वल टू 0 हो तो, अर्थात वो जो पॉइंट है बच्चों, हमने यहाँ डायग्राम बना रखा है पहले से ही, देखो
ये रहा। अर्थात जो पॉइंट है बच्चों वो इधर आ गया, पॉइंट भी अक्ष पे आ गया, नहीं पूरा घूम के थीटा 0 हो गया, तो दैट मीन्स kp/r²। द्विध्रुव की अक्ष पर विभव ये होगा बच्चों, आपने निकाला होगा अच्छे से 12th क्लास में, इसको हमने यहाँ पर जनरली निकाल दिया है। केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 90 हो तो द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव कितना हो जाएगा, kp निरक्ष का मतलब 90 हो गई, ये इसकी निरक्ष होती है बच्चों। तो kp cos 90r², तो cos 90 की वैल्यू 0, v इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा स्पेशल केस कंप्लीट हुआ। अब देखो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले बच्चों एकदम सरल है, जब हमारे पास विभव आ गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो E बराबर माइनस डेल वी होता है, हमने निकाला था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। E बराबर माइनस डेल वी, ये मैंने लिखवाया था कि काम आएगा आपके। तो बच्चों यहाँ देखो द्विध्रुव के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इट मीन्स हमारे पास r और थीटा कोऑर्डिनेट है बच्चों, और r थीटा फाई कोऑर्डिनेट बच्चों किसके होते हैं, गोलीय निर्देशांकों में होते हैं। आप सेकेंडरी में पढ़ोगे अच्छे से। तो ये डेल का फॉर्मूला होता है बच्चों r केप डेल अपॉन डेल r, यानी लाप्लासियन जो डेल संकारक होता है ना, लाप्लासियन सॉरी डेल संकारक की वैल्यू ये होती है, इसको याद करना होगा। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो भी आपको हम बताएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीनों निर्देश तंत्रों में आप इसकी डेल संकारक की वैल्यू लिख पाएंगे, चाहे वो कार्तीय हो, चाहे वो बेलनी हो, चाहे वो गोलीय हो। तो अभी तो आप इसको याद करें, गोलीय निर्देश तंत्र के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो ये अभी आएगा आगे, तब सिखाऊंगा मैं आपको ना लाप्लासियन संकारक और पाइसा समीकरण उनके बारे में, तो वहाँ बताएंगे इसके बारे में। फॉर्मूला याद रखना नहीं है बिल्कुल भी, तुम सोच रहे हो सर ये कैसे याद होगा हमें, देखो मैं करा दूंगा ना सब। E बराबर माइनस बाहर है r केप, ये पूरा ऐसे कैसे, बाहर v देखो इसमें लग रहा है, ये डेल की वैल्यू तो है ये v को मैं अंदर ऑपरेट कराऊंगा, r केप डेल वी अपॉन डेल आर, थीटा केप अपॉन r डेल वी अपॉन डेल थीटा, फाई केप r साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल फाई। समीकरण नंबर 1 बच्चों हमने अभी फाइंड किया है v इक्वल टू केपी कोस थीटा अपॉन r²। बच्चों क्या करो, एक बार इसका r के रेस्पेक्ट में करो, देखो चाहिए कि नहीं, डेल वी अपॉन डेल आर भी चाहिए हमें, डेल वी अपॉन डेल थीटा भी चाहिए। डेल वी अपॉन डेल फाई तो 0 होगा, बिकॉज फाई का कोई इसमें टर्म ही नहीं है। दैट मीन्स डेल वी अपॉन डेल आर माइनस 2 केपी कोस थीटा अपॉन r³, यही तो होगा r के रेस्पेक्ट में अवकलन। वन अपॉन इसको तो कोई तो कॉन्स्टेंट आ गया, 1 अपॉन r² का अवकलन क्या होता है, माइनस 2 अपॉन r³, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल थीटा केपी को साइन थीटा अपॉन r², यानी थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो कोस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन, पीछे आ गया केपी साइन थीटा अपॉन r²। और डेल वी अपॉन डेल फाई कितना होगा बच्चों, 0, क्योंकि इसमें फाई का कोई टर्म ही नहीं है। इट मीन्स ये पूरी राशि कांस्टेंट हो गई इसके लिए। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, इसको समीकरण नंबर 1, दोनों की वैल्यू, इस समीकरण 2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। आइए बच्चों, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ई वेक्टर ई इक्वल टू माइनस आर केप, और देखो बच्चों डेल वी अपॉन डेल आर की जगह मैंने ये रख दिया, प्लस थीटा के पार डेल वी अपॉन डेल थीटा की जगह मैंने ये वैल्यू रखी, फाई के बार साइन थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल फाई की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म क्या हो गई थी, 0 हो गई। आर केप 2 केपी कोस थीटा आर क्यूब प्लस थीटा केप, बच्चों ये माइनस अंदर आया तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, केपी साइन थीटा आर क्यूब कैसे हुआ, आर इंटू r², आर क्यूब हो गया। अब बच्चों किसी भी वेक्टर फील्ड को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कंपोनेंट में, क्योंकि हाँ यहाँ हम आई केप जे केप की बातें नहीं करेंगे बच्चों, बिकॉज हमारे पास जो पोटेंशियल आया है उसमें देखो बच्चों कोई आई केप जे केप है क्या, उसमें थीटा और आर है जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों, और पोलर कोऑर्डिनेट जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का एक 2D फॉर्म होता है बच्चों, है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बातें आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर ई आर आर केप, अगर मान लो कार्तीय निर्देश तंत्र होता तो ई आर यानी ई आई आई केप, ई जे जे केप, ऐसे लिखते हैं बच्चों अपन, लेकिन अब क्या रख रहे हैं, ई आर आर केप, ई थीटा थीटा केप। फाई वाला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फाई वाला तो 0 हो गया। तो हमने देखा, इससे तुलना कराओ, आर केप का आर केप, ई आर की वैल्यू कौन सी है, यही तो हो गई ई आर की वैल्यू, और थीटा केप ये किसकी वैल्यू हो गई, ई थीटा केप की, तो ई आर का वैल्यू ये आ गया, ई थीटा केप का वैल्यू आ गया। इसको कहते हैं रेडियल कंपोनेंट, इसको कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी थीटा वाला कंपोनेंट है और ये रेडियल कंपोनेंट है, यानी डिस्टेंस वाला। तो आपने देखा 2 प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों, ई वेक्टर केपी अपॉन आर क्यूब, ठीक है बच्चों, केपी अपॉन आर क्यूब कैसे हुआ, देखो एक बार फिर से देख लीजिए। देखो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अपन केपी अपॉन आर क्यूब दोनों में से कॉमन लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 कोस थीटा आर केप, और यहाँ बचेगा साइन थीटा थीटा केप, यही बचेगा। देखो
तो ई वेक्टर इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब 2 cos थीटा आर क्यूब साइन थीटा थीटा के। कैलकुलेशन तो आती होगी बच्चों, कर लेंगे आप। इसका मोड लूंगा केपी अपॉन आर क्यूब, किसी वेक्टर का मोड कैसे लेते हो, अंडर रूट और उसके गुणांकों का स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ई वेक्टर इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ई वेक्टर केपी अपॉन आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा। बच्चों मैंने साइन को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ त्रिकोणमिति से। ओके, ई वेक्टर इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्यों बच्चों, इसमें से एक कम हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मोड हमारे पास आ गया। आइए बच्चों इसकी भी स्पेशल केस देख लेते हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 अर्थात अक्ष पर हो, विदुर के अक्ष पर आ जाए तो क्या होगा, ई के पी आर क्यूब थीटा की वैल्यू 0 रख दी, 3 cos स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 का कितना होता है 2, 2 बाहर आ गया, 2 के पी अपॉन आर क्यूब। जब थीटा 90 हो, निरक्ष पर हो, तो ई वेक्टर का मोड इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 + 1, ई वेक्टर का मोड इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। ओके बच्चों, देखो बच्चों कितने आसानी से अपन ने कितना मटेरियल कितने से टाइम में सोल्व कर लिया। तो बच्चों इससे टाइम की बचत होती है। एक तो मैं तुम्हारे सामने आके यहाँ लिखता बैठा यहाँ तो बहुत टाइम लग जाता, लेक्चर बहुत लंबा बन जाता, जिससे तुम भी उसको देखने में मन नहीं करता। अब बच्चों मैंने 20, 25, 30 मिनट के अंदर आपको इतना मटेरियल दे दिया कि ये क्लास के अंदर 3-4 दिन लग जाए इसको पढ़ाने में, है ना। तो आप देखो कितने टाइम की बचत हो रही है, यानी कम समय में हम ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक राइट डाउन करें उसके। तो बच्चों आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, बाकी अपन कल के लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो प्यारे विद्यार्थी एक बार इसको सभी को इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपना इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके।